हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पढ़ लिया था। अब हम पार्ट 3 से गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? इसे हम कहते हैं पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर, क्योंकि ये मटेरियल्स को पैक करता है और शिप करता है अलग अलग टारगेट के पास। अगर हम केयरफुली डायग्राम देखें सेल का, तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि एक फ्लैटेंड स्टैक जैसे स्ट्रक्चर या सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो टुगेदर ये जो स्टैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं गोल्गी एपरेटस में, वो सिस्टर्न कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। जो एक स्टैक होता है उसे हम कहते हैं सिस्टर्न। जैसे कि एक कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दो, ऐसे कॉइन रखते चले जाओ, तो सिंगल कॉइन को यहाँ पे क्या कहेंगे? सिस्टर्न कहेंगे। ठीक है। उसके बाद इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर। जो ये सिस्टर्न होते हैं या जो गोल्गी एपरेटस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन और जो इसके अदर ऑर्गेनल होते हैं वो भी इसी गोल्गी एपरेटस से कनेक्ट होते हैं। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है चीजों को, सॉर्ट करता है, थोड़ा कम करता है और पैकेज करता है। ठीक है। प्रोटीन्स को और लिपिड्स को किसके अंदर? वेसाइकल के फॉर्म में, जिससे कि ये अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाए और ये सिक्रीट हो पाए। और लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी एपरेटस। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी एपरेटस। अब चलो डायग्राम में देखते हैं कि क्या बता रहे हैं ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर। तो देखो, ये एक सिस्टर्न हो गया, ये एक सिस्टर्न, ये सारा मिलके ये पूरा एक स्टैक, दो स्टैक, ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं? गोल्गी एपरेटस। और इसके अंदर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? सिस्टर्न कहेंगे। ठीक है। सिस्टर्न। स्पेलिंग ना दिख रही हो तो अब देख लो। ठीक है। सिस्टर्न। ठीक। उसके बाद अब देखो क्या है, ये एक लिंक होती है। कैसी होती है? कि न्यूक्लियस के बाहर क्या बना होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी एपरेटस ही बना होगा, और गोल्गी एपरेटस के बाद हमारा लाइसोसोम बना होगा, और लाइसोसोम के बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये चार जो ऑर्गेनल हैं ये ऐसे ही ऑर्डर में, सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे हर एक सेल में। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनता है, और डीएनए जो होता है वो आरएनए में चेंज हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही। फिर ये आरएनए जो है वो यहाँ पे आता है, और आरएनए जो यहाँ पे आता है उसको प्रोटीन में चेंज कर दिया जाता है। फिर प्रोटीन को पैक होने के लिए और शिप करने के लिए गोल्गी एपरेटस में आना पड़ता है। और जो प्रोटीन खराब हो जाते हैं तो उन्हें वेसाइकल के फॉर्म में ऐसे लाइसोसोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखना है कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जो होता है उसे हम कहते हैं क्लीनअप सिस्टम। सेल जो वेस्ट मटेरियल या फिर डैमेज्ड बर्न आउट ऑर्गेनल प्रोड्यूस करती है अपने एक्टिविटीज के टाइम पे, तो उसे कौन बेकार कर देगा, उसे कौन खत्म कर देगा? तो वो लाइसोसोम। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? कैसे ये सेल जो है वो इन वेस्ट को प्रिवेंट करती है कि अंदर ये इकट्ठे ना हो पाए? तो उसके लिए एक ऑर्गन है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? ये डिग्रेड कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, उससे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है साइंटिस्ट के बारे में, तो देखते हैं। देखिए क्या है, गोल्गी एपरेटस की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी ने की थी। ठीक है। बस हमें इसमें यही देखना है कि कैमिलियो गोल्गी ने ही किसकी डिस्कवरी की थी? गोल्गी एपरेटस की। नेक्स्ट देखो, तो पीछे पेज पर हमने पढ़ा था कि इसके एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम के, वो किसी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और या फिर डैमेज्ड पार्ट जो होते हैं सेल के, तो उसको भी क्या कर सकता है? ये ब्रेक डाउन कर सकता है और सेल को क्लीन और हेल्दी बना के लाइसोसोम रखता है। जो प्रोडक्ट होते हैं जो ब्रेक डाउन से बनते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस। यानी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म किए गए हैं ब्रेक डाउन के द्वारा, उनको रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, अगर उनका रीयूज हो सके सेलुलर प्रोसेसेस में तो। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी क्या लिखा है। देखो, इसमें क्या है, ह्यूमन स्पर्म सेल जो होती है उसमें लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है।
उसके बाद जब एक स्पर्म मीट करता है एग से, तो अपने एंजाइम की हेल्प से ये आउटर लेयर जो होती है एग की, उसको ब्रेक कर देता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आप कब पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 11th में, ठीक है, इसी क्लास 9th के चैप्टर 11th में। अब चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करवाता है जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज को जरूरी होती है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है, यानी इसके ऊपर पोर्स होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है अंदर से, ऐसे देखिए फोल्डेड है, ये वाली मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड है, फिर ये फोल्ड हो गई अंदर जाकर, ठीक है, ठीक। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जो वहां पे स्टैक जैसे स्ट्रक्चर थे गोल्गी एपरेटस में, उन्हें हम क्या कह रहे थे? उन्हें हम कह रहे थे सिस्टर्न, और यहाँ पे इनको कहेंगे क्रिस्टी। उसके बाद ये क्रिस्टी जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन को आसानी से हो जाए तो इसके लिए भी ये एरिया इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो, उसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो ब्रेक डाउन हुए हैं उनसे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उन्हीं के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, आपने ये पहले भी पढ़ रखा होगा। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो स्टोर कर ली जाती है एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी जो होता है वो एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। जब हम लोग बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज करते हैं तब ये एटीपी टूट जाता है, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी एटीपी ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड को क्या कहते हैं? सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस। यहाँ पे इसको हम सेंटर कहते हैं फूड सिंथेसिस का, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो देखो, आपने सीखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को जो फूड से आती है। एनिमल जो होते हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। हाउएवर प्लांट जो है वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड? लेकिन प्लांट जो है वो अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं और एनर्जी कहाँ से लेते हैं सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए? तो प्लांट जो है वो एक स्पेशल ऑर्गेनल यूज करते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो फूड को सिंथेसाइज करता है, फिर उसको बाद में स्टोर भी कर लेता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि एज यू हैव लर्न, आपने जैसे कि पहले पढ़ रखा है कि प्लांट जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर और एक बाहर। उसके बाद जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में थी, जैसे कि न्यूक्लियस में थी, यही दो ऑर्गेनल ऐसे हैं, यही इसको मिला के और ये दो मिला के ऐसे तीन ऑर्गेनल हैं जो सिर्फ कौन से हैं, जिसके ऊपर सिर्फ दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो याद करने की ट्रिक अगर आपको पता करना है तो ऐसे है, MACHI, आई स्मॉल बनाना है, INE, ठीक है। M से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, CH से हो जाएगा क्लोरोफिल या इसे क्लोरोप्लास्ट, और N से हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। मशीन, मशीन से याद रखना है, ठीक है। ये I है, इसको याद रखना, I है ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, यानी यहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रखे होते हैं और उनके अंदर क्या रखा होता है? क्लोरोफिल। तो ये जो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर क्या भरा है? क्लोरोफिल पिगमेंट भरा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल करता है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है पेज में, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। उसके बाद जो शुगर सिंथेसाइज हुई है इस प्रोसेस में उसे स्टोर कर लिया जाता है स्ट्रोमा में, अलोंग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यानी स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो बने उन्हें साथ साथ
स्टार्च को भी ये क्या कर लेते हैं या शुगर को भी क्या कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं अपने स्ट्रोमा में। नेक्स्ट देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं इनके सेम फीचर होते हैं और ये सिमिलर होते हैं बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। इनके फीचर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है बैक्टीरिया की तरह। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये खुद का ही प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि डीएनए और राइबोसोम है तो उसी से क्या बन जाएगा, प्रोटीन भी बन जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो सजेस्ट करती है कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं वो एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के साथ। कि मतलब ये कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो पहले कैसे थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही थे, बाद में ये कैसे हुए, मल्टी सेलुलर हुए हैं। नेक्स्ट है कि क्या ये जितने भी और अदर प्लास्टिड हैं प्लांट सेल के अंदर, उनके अंदर पिगमेंट होता है या ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई पिगमेंट होता है। तो ग्रीन पिगमेंट किसको कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं, अभी बताया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्वायर बेरीड कलर। कैसे फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो अलग अलग कलर को एक्वायर करते हैं यानी पाते हैं। तो फ्लावर में जो पेटल और फ्रूट होती हैं, प्लास्टिड कंटेन इन फ्लावर पेटल एंड फ्रूट। क्या होता है, फ्लावर, पेटल और फ्रूट में प्लास्टिड जो होता है वो पिगमेंट कैरी करता है, क्लोरोफिल के अलावा इसके पास दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये पिगमेंट जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मीन्स होता है कलर ग्रीक वर्ड में। ये पिगमेंट जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, यही पिगमेंट जो होते हैं वो ब्राइट कलर लाते हैं फ्लावर्स और फ्रूट में। ये ब्राइट कलर जो होते हैं वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। ये पॉलिनेशन क्या होता है, जब जो पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, और इसको जो कराएगा उसे हम कहते हैं पॉलिनेटर। और ये क्या करता है, ये ब्राइट कलर जो होते हैं और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, यानी सीड को डिस्पर्स करने में भी कौन हेल्प करता है, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। तो ये कैसे अट्रैक्ट होंगे, एनी ब्राइट कलर्स से। अब नेक्स्ट देखना है कि ये जो प्लास्टिड होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, जिन्हें हम कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं, तो वो कौन है, ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, इस ग्रीक में ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, और ये क्लासिफाइड होते हैं ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। और इनको क्लासिफाई किया गया है कि ये कौन से टाइप का फूड स्टोर कर रहे हैं, तो इनको 3 टाइप के बेसिस पे इनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, या क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट देखना है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड मटेरियल कौन सा स्टोर करता है, स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया और प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये मेन है, ये इसको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। फॉर एग्जांपल कुछ ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं पटेटो और टायरो में, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, यानी पटेटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल ऑर्गेनल जो है वो स्टोर करता है और सपोर्ट करता है। प्लास्टिड, जैसे कि प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है प्लांट को फूड प्रोड्यूस करने में और टेम्परली ये स्टोर भी कर लेता है फूड को। अदर प्लास्टिड जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गए, ये फूड को स्टोर करते हैं। बट वेयर आर वाटर एंड मिनरल्स वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल। कहाँ पर वाटर, मिनरल और वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं सेल के अंदर। तो व्हाई डू प्लांट्स लुक बिल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट वाटर, इनफ वाटर। क्यों प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्टेड हो जाते हैं, हमें बिल्टेड दिखाई देते हैं यानी सूखे दिखाई देते हैं जब इनको इनफ पानी नहीं मिल पाता है। तो देखिए क्या है, मैच्योर प्लांट सेल में यूजुअली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सराउंडेड होता है एक सिंगल सेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। उस वैक्यूल जो, उसको हम क्या कहते हैं, हमें लगा आगे बताया गया होगा। इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट जो होती है या जो वैक्यूल जो होता है वो फिल्ड होता है वाटरी फ्लूइड से, जिसको हम कहते हैं सेल सेप। सेल सेप क्या होता है, सेल सेप का मतलब समझो कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन कहलाता है सेल सेप। वैक्यूल जो होता है वो वाटर, मिनरल, शुगर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब ये बहुत सारा वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है तो वैक्यूल जो है वो मेंटेन करता है प्रेशर जो सेल के अंदर लगेगा, और विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म। और यही जो है वाटर अंदर जो स्टोर हो गया है, अब ये वैक्यूल जो है वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। यही चीज जो होती है वो प्लांट सेल को फर्म रखने में यानी सही रखने में हेल्प करती है। जब प्लांट सेल इनफ वाटर नहीं ले पाती है
तब वैक्यूल जो होता है वो वाटर को लूज कर देता है और सेल जो होती है वो फर्म कम हो जाती है और प्लांट जो होते हैं वो बिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो कभी कभी प्रेजेंट होता है, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में ये इतने बड़े भी नहीं होते जितने प्लांट वैक्यूल में होते हैं। उसके बाद दे हेल्प इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में इनका वैक्यूल का काम क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू व्हाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट, क्या पिगमेंट कोई भी होता है व्हाइट फ्लावर्स में? तो इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। जो व्हाइट फ्लावर होते हैं उनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। तो ये व्हाइट दिखते क्यों हैं? क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो जितनी भी लाइट होती है, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, वो रेड हो, ऑरेंज हो, वायलेट हो, ब्लू हो, कोई भी कलर की हो, वो व्हाइट की सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमें रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो चीज व्हाइट दिखाई देती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कुछ और भी जानना है। 2010 में एक साइंटिस्ट हैं क्रेग बेंटर और उनकी टीम ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में, यानी सिंथेटिक बायोलॉजी ली है। ठीक है, कोई नेचुरल बायोलॉजी नहीं ली। अब इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, एक बैक्टीरिया से निकाला था उस डीएनए को और उसका पूरा डीएनए सीक्वेंस कंप्लीटली स्टडी कर डाला। और वो सिंपल बैक्टीरिया कौन था? वो था माइकोप्लाज्मा। उसके बाद माइको, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा माइकोडीज। और इसके अंदर ये कैसे पूरा डीएनए सीक्वेंस कैसे स्टडी किया गया? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम के द्वारा। देन दे केमिकली, तब उन्होंने क्या बनाया, एक केमिकली सिंथेसाइज्ड एग्जैक्ट कॉपी बना पाई उस डीएनए की जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, दे टुक अनदर, उन्होंने एक और क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया लिया जो माइकोप्लाज्मा की तरह ही बिल्कुल सिमिलर था, उसमें से उसका डीएनए निकाला और उसको फिर बाकी चीज जो थी सेल की उसको वैसे ही रखा, जैसे कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, उसको इंटेक्ट रखा, जुड़ा रखा, सिर्फ क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। क्या आप सोच रहे होगे कि डीएनए कैसे निकाल लिया? आज ये जो समय आ गया है इसमें हम हर एक चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए रहा, हम डीएनए पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वैसा ही रखा, सिर्फ डीएनए निकाल लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंथेटिक डीएनए उस सेल के अंदर, उस क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम के अंदर एक सिंथेटिक डीएनए डाल दिया, यानी खुद का बनाया हुआ डीएनए डाल दिया। तब सेल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर गई और डिवाइड करना स्टार्ट कर गई, यानी बैक्टीरिया ग्रो किए और डिवाइड किए। उसके बाद फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और जितनी भी जो कमांड थी वो कहाँ से मिल रही थी, जो हमने न्यूली इंसर्टेड खुद का डीएनए बनाया हुआ रेडीमेड डीएनए जो डाला था वहां से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। ठीक, वही सेल काम कर रही थी। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये बताता है कि डीएनए जो है वो कंट्रोल करता है सेल का स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज। नेक्स्ट, हाउएवर साइंटिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं कंप्लीटली न्यू सेल फ्रॉम स्क्रैच, यानी एक स्क्रैच से वो पूरी कंप्लीट सेल बना ले, ये अभी तक ये पूरा कर पाए नहीं है। उसके बाद ओनली द डीएनए वॉज सिंथेटिक, सिर्फ उस टाइम पे उन्होंने क्या लिया था, सिर्फ डीएनए सिंथेटिक लिया था, यानी डीएनए खुद से बनाया था। बाकी जितने पार्ट थे सेल के वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे लिविंग सेल के अंदर। अब है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, कैसे नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं। जब कोई व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट, जब कोई आपकी स्किन पे स्मॉल कट लग जाता है तो वो थोड़े दिन बाद भी हील हो जाता है, यानी भर जाता है। तो व्हेन हेयर फॉल आउट, जब बाल गिरते हैं तो वापस से बाल उगाते हैं, है ना, ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद हाउ डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है? इट हैपन्स, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर जो सेल, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं और रिप्लेस कर देती हैं ओल्ड सेल को, डेड सेल को, डैमेज्ड सेल को। ठीक है, जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट्स बिगर, ये सिर्फ बिगर नहीं होती, यानी अपने साइज को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि सेल कैन ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज, सेल जो है वो एक सर्टेन साइज तक बढ़ती है, उसके बाद ग्रोथ होती है। और बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और ग्रोथ की वजह से ही क्या होता है, सेल जो है वो न्यू सेल बना पाती है। अब हमें एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट देखना है ओनियन रूट टिप के एक्सपेरिमेंट के साथ। तो चलो देखें क्या लिखा है एक्टिविटी 2.5 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
क्या करना है, हमें एक जार लेना है और जार को प्लेन वाटर से फिल कर लेना है। फिर उसके ऊपर हमें ऑनियन बल्ब को रखना है जार के ऊपर, इस तरह रखना है कि उसका जो ऑनियन का जो बेस है वो जिस पे रूट्स हैं वो वाटर में इमर्स करें यानी वाटर को टच करें। उसके बाद नेक्स्ट है लीव द सेटअप। और सेटअप को क्या कर देना है, 5 से 6 दिनों के लिए छोड़ देना है ऐसा ही। फिर बाद में ऑब्जर्व करना है कि उसमें रूट्स ग्रो करने लगी हैं। तो हमें 2 से 3 सेंटीमीटर बाद में क्या करना है, इसके बाद जब रूट्स ग्रो हो जाएं उसके बाद हमें 2 से 3 सेंटीमीटर रूट्स को कट कर लेना है, फ्रेशली ग्रोन रूट को कट कर लेना है और ट्रांसफर करना है इनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसीटो अल्कोहल में। ठीक है, तो ये एसीटो अल्कोहल क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है जो आपके लैब में मिलेगा। उसके बाद इथेनॉल, यानी सबका रेशियो कैसा रखना है, 1:3 का। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 रेशियो में रहेगा और इथेनॉल 3 रेशियो में। और रूट टिप्स को हमें क्या करना है, एसीटो अल्कोहल में 24 आवर्स के लिए रख लेना है। फिर उसके बाद जब 20 आवर्स कंप्लीट हो जाए फिर उनको ट्रांसफर करना है 70% इथेनॉल में प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है टेक 1 और 2 प्रिजर्व्ड रूट्स। फिर उसमें से 1 या 2 प्रिजर्व रूट्स निकालो और वाटर से धुलो उनको और देन प्लेस ऑन अ क्लीन स्लाइड। फिर उसको क्लीन स्लाइड पे रखो। फिर इसके ऊपर एक डाइल्यूट HCl की ड्रॉप डालो रूट टिप्स के ऊपर जिससे कि वो टिश्यू जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उन रूट्स को फिर से धुलो 10-15 मिनट के बाद। फिर उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप डालनी है एसिटोकेरामाइन स्टेन की। ठीक है, अभी तक आपने मिथाइलिन ब्लू स्टेन पढ़ी होगी, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन स्टेन पढ़ी होगी, अब ये है एसिटोकेरामाइन स्टेन जो कि सिर्फ ओनियन रूट टिप एक्सपेरिमेंट में ही यूज होती है। अब लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट्स के लिए स्लाइड को छोड़ देना है। फिर जेंटली इसको वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है स्प्लिट लैंप के ऊपर। फिर जो टिप पोर्शन है रूट का उसको कट कर लो स्लाइड पर ही और उसके बाद इसको कवर स्लिप से कवर कर दो। जेंटली स्क्वेज कर दो यानी थोड़ा सा दबा दो कवर स्लिप को अपने थंब से जिससे कि ये सेल जो है पूरे स्लाइड पे फैल जाए। फिर इस स्लाइड को ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में। फिर क्या ऑब्जर्व होगा, क्या जितनी भी सेल्स ओनियन रूट टिप में है वो हमें दिख रही हैं या वो सिमिलर स्ट्रक्चर में है। डू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस, क्या उनमें कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा जा सकता है। देखा जा सकता है तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेल ग्रो करती हैं रूट टिप की, रूट जो ऑनियन रूट टिप है उस पे जो ग्रो कर रही हैं सेल्स वो क्या करती हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती हैं, डिवाइड करती जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। किस प्रोसेस को, जो ऑनियन की जो रूट है उस पे क्या हो रही है, सेल्स लगातार डिवाइड कर रही हैं, तो उसी प्रोसेस को हमने सेल डिवीजन बोला है। और ये फिगर 2.17 में देखना है कि हमें अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई हैं सेल डिवीजन की। देयरफॉर सेल जो है वो एग्जिबिट करती है अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग स्टेजेस पर सेल डिवीजन की। तो हमें उस क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्टेज सबसे पहले आती है सेल डिवीजन में। तो देखो इसमें ऐसे तो नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपका जो क्लास है वो 9th है और ये टॉपिक जो है वो 11th में है, तो काफी हाई जंप मारा गया है आपकी बुक्स में, न्यू बुक्स में। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए कि सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी तो ये वाली स्टेज होगी सबसे पहली स्टेज। ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और पांचवी भी फिर ये हो जाएगी। ठीक है, सेम रिपीट होती है, बस ये 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो चलो देखें अब क्या लिखा है। हर दिन एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एन एस्टिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। हमारे बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं और ये हमारे बॉडी का सिर्फ कितना है, सिर्फ 1% है। ये जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल जो रिप्लेस हो रहे हैं वो हमारे बॉडी के कितने सेल्स के बराबर है, 1% सेल के बराबर है। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है कंट्रोल्ड मैनर में, ऑर्डरली मैनर में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब आप सेल डिवीजन की जो स्टेजेस हैं वो आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दिखाया गया है जार और ये है अनियन और इसके ऊपर ये हो गई है इसकी रूट्स। ठीक है, दिख रहा है सही से, ये रूट्स हो गई हैं। और ये फिर जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा और फिर जब थोड़ा और जूम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये स्टेजेस दिखेंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री का मतलब होता है पहले से और एग्जिस्ट मतलब जो रह रहे हैं, जो पहले से ही सेल्स हैं उन्हीं से एक नई सेल बनती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो ग्रो करे, रिपेयर करे, अपने डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर करे और रिप्रोड्यूस करे। कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे कि स्किन के सेल्स वो कंटिन्यूसली
डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स को ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप में सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, जबकि मियोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं यानी जो भाई बहन होते हैं वो आपस में बिल्कुल अलग दिखते हैं। वो किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं माइटोसिस के बारे में क्या लिखा है। एवरी ह्यूमन बीगिन, जो ह्यूमन लाइफ होती है वो हर एक ह्यूमन लाइफ जो है वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से ही स्टार्ट होती है। दिस वन सेल डिवाइड रिपीटेडली, यही एक सेल जो होती है वो बार बार डिवाइड करती है और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनाती है। सेल जो होती है वो इंक्रीज करती है नंबर में माइटोसिस के थ्रू, अपना नंबर बढ़ाती है माइटोसिस के थ्रू, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो कि ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है सेल डिवीजन का। उसके बाद माइटोसिस जो होती है वो दो सेम टाइप के जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है अपने पेरेंट सेल से ही। मान लो अगर पेरेंट जैसे ही तुम लोग दो हो जाओ, दो ब्रदर हो जाएं बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइटोसिस। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक। हमारे अंदर क्या चलती है, मियोसिस चलती है। हर एक न्यू सेल जो होता है उसे एक सेम डीएनए मिलता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं जैसे कि पेरेंट्स में होते हैं। तो ऐसा ये माइटोसिस में होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो लार्जली मेंटेन की गई है बॉडी सेल्स में, ठीक है। यानी जो नीचे सेल्स आ रही हैं, ये जो सेल है वो बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह और इसकी तरह, या आप कह सकते हैं ये दोनों सेल्स जो हैं बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही सिमिलर हैं। तो इसमें जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन किया गया है दोनों ही प्रोजनी सेल में। ये हो जाती है प्रोजनी सेल। ये वर्ड क्या है, प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है जो बच्चे आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोजनी सेल कहेंगे, ठीक है, प्रोजनी सेल। और ये कौन सी होती है, ये होती है पेरेंट सेल, ये प्रोजनी सेल, ठीक है। तो ये पेरेंट और प्रोजनी सेल जो होती हैं वो बिल्कुल आपस में सिमिलर होती है क्योंकि इनमें क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। अब है मियोसिस। मियोसिस भी एक टाइप का सेल डिवीजन ही होता है जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, अकर्स ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गैमीट्स वही बनते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल्स होती हैं। गैमीट जो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्रिएट करते हैं वेरिएशन और डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता लाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। देयरफॉर चिल्ड्रन जो होते हैं, जो रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स से, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस को मिला के मियोसिस जो होती है वो टेस्टिस में होती है मेल्स की, और ये स्पर्म बनाते हैं। ये स्पर्म क्या है, गैमीट है। और ओवरीज में क्या होती है, क्या कहते हैं, मियोसिस होती है फीमेल्स के अंदर। और ये मियोसिस होने के बाद क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं, जो कि ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये टेस्टिस हो गया मेल का और ये ओवरीज हो गया फीमेल का। प्लांट्स में क्या होता है, मियोसिस कैसे होती है, प्लांट्स में मियोसिस जो होती है वो एंथर में होती है। एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है और मियोसिस होने के बाद इसमें पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो बाद में क्या हो जाता है, दैट लेटर प्रोड्यूस स्पर्म सेल, और बाद में क्या बना लेता है, स्पर्म सेल। लेकिन ऐसा होता नहीं, सिर्फ पॉलन ग्रेन ही बनता है। और ओवरीज जो होती है फीमेल पार्ट की, उसमें एग बनता है मियोसिस के बाद। अब मियोसिस में जो पेरेंट सेल होती है वो दो बार डिवाइड करती है। पहली बार में क्या होता है, आफ्टर एक बार डिवाइड की फिर उसके बाद फिर डिवाइड करेगी, जिससे कि 4 डॉटर सेल बनती हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन में क्या हुआ होगा, सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो हर एक डॉटर सेल में आधा आधा हो जाता है। अगर 4 थे, अब इसमें 2 हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड डिवीजन होती है वो सिमिलर होती है माइटोसिस की तरह, जहाँ पे हर एक डॉटर सेल को जो डिवाइड हुई है 2 बार फिर से, तो उसमें 4 डॉटर सेल बन गई हैं और चारों में क्या हुआ है, हाफ हाफ नंबर में क्रोमोसोम गया है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हर एक गैमीट को क्या मिलता है, हर एक गैमीट को हाफ नंबर ऑफ डीएनए मिलता है अपने पेरेंट्स के मुकाबले। तो इसी को हम कहते हैं मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये गैमीट्स जो होते हैं दोनों इंडिविजुअल से कंबाइन होके एक ओरिजिनल क्रोमोसोम जो होता है वो नंबर वो रिस्टोर कर लिया जाता है। ये आप चैप्टर 11th में पढ़ेंगे, क्लास 9th के, ठीक है। तो चलो डायग्राम में क्या लिखा है वो देखते हैं। डायग्राम में क्या है, ये है पेरेंट सेल।
पेरेंट सेल ने क्या किया है, रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन से एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया। फिर क्या हुआ है, फिर ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड कर गया सीधा सीधा, तो इसका एक क्रोमेटिड यहाँ आ गया, इसका एक क्रोमेटिड इसमें आ गया, एक सेल में। फिर इसका एक क्रोमेटिड इसमें और एक क्रोमेटिड इसमें। तो ये हुई है क्या, ये हो गई है आपकी पूरी मियोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। तो अब साइंटिस्ट हैं एक अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा जो है वो फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको जाना जाता है इनके काम के लिए, जो इन्होंने काम किया था क्रोमोसोम के ऊपर। ये एक बॉटनिस्ट हैं, तो इनको जाना जाता है इनके वर्क के लिए, जो इन्होंने किस फील्ड में किया था, इन्हें प्लांट टेक्सोनोमी के फील्ड में किया था इन्होंने, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में। इन्होंने इन्वेंट किए बहुत सारे यूजफुल लैब मेथड जिससे कि क्रोमोसोम को स्टडी किया जा सके प्लांट्स के अंदर। फॉर इनके कंट्रीब्यूशन के लिए बॉटनी की तरफ इनको क्या मिला, इन्हें बहुत सारे ऑनर्स मिले, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला और पद्म भूषण भी मिला। मतलब है साइंटिस्ट ने एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जिसमें हम प्लांट या एनिमल की जो सेल होती है उसे हम ग्रो कर सकते हैं बॉडी के बाहर स्पेशल कंडीशन में। इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल कल्चर। क्या कहते हैं, सेल कल्चर। उसके बाद ये प्रोसेस जो होती है इसमें सेल्स को बाहर निकाला जाता है ऑर्गेनिज्म से और इनको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जाता है। फिर इनको अलाउ किया जाता है कि ये ग्रो करें और मल्टीप्लाई करें। उसके बाद टू कीप द कल्चर सेफ, कल्चर को सेफ रखने के लिए जो राइट टेम्परेचर है वो भी हमें ध्यान में रखना है, एसिड एल्कली कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, मॉइस्चर भी हमें ध्यान में रखना है और ये गंदा ना हो जाए तो ये भी हमें सब क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। सेल कल्चर जो होता है वो क्रूशियल होता है स्टडी करने के लिए कि कैसे सेल वर्क करती है और कैसे बायोकेमिकल जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, फूड कैसे बनाए जाते हैं, मेडिसिन, वैक्सीन, बहुत सारा कुछ। तो ये सब हेल्प किसमें करता है, ये सेल कल्चर जो है वो इन सभी चीजों में प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस की मस्ट अकर इन अ प्रॉपर कंट्रोल मैनर, यानी माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस जो है वो प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। क्या हो अगर मियोसिस और माइटोसिस जो है वो हैपन ना हो प्रॉपरली, यानी कि सही से हैपन ना हो, सही से ना हो, तो क्या होगा, इफ देयर इज एनी एरर इन दिस प्रोसेस, अगर कोई एरर आ जाए इसकी प्रोसेस में तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अगर माइटोसिस में एरर आता है तो इससे क्या होगा, माइटोसिस से एरर आएगा तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड यानी बिना रुके सेल डिवीजन होगी, जिसके कारण क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ट्यूमर का और एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे बॉडी सेल्स के अंदर। अगर गलती है वो मियोसिस में हुई तो उससे क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे और विच में भी जो कि एसोसिएटेड होते हैं डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स के लिए और डिस्टिंक्टिव फीचर फिजिकल फीचर्स के लिए भी, यानी कोई इंसान जो है वो माइंड से भी खराब हो सकता है या वो फिजिकली भी खराब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फॉल्टी मियोसिस, यानी जो फॉल्ट हो जाए मियोसिस में तो उससे क्या होगा, जो अर्ली प्रेगनेंसीज में क्या हो जाता है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, अब है सेल थ्योरी, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, यानी एक बढ़िया सा प्रिंसिपल है सेल थ्योरी। तो देखो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियाज सेल्डिन। इन्होंने रिपोर्ट किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बनते हैं। सेम उसी टाइम पे नेक्स्ट आए साइंटिस्ट 1839 में एक जर्मन के जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर सेजुआन। इन्होंने पाया जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बनते हैं। लेटर एक बाद में एक और साइंटिस्ट आए 1855 में जो कि जर्मन से ही थे और ये साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बहुत सेल थ्योरी को दोबारा से एक्सपेंड करके बताया। ठीक है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया। क्या बताया कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और ये सब मिलके देयर वर्क लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी तीनों का वर्क मिलके क्या हुआ, सेल थ्योरी आई। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, यानी क्लासिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनकर बनते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जितने भी सेल होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यही यूनिफाई करती है कि ऑल बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यानी पूरी बायोलॉजी से लेके बैक्टीरिया या ह्यूमन से लेके एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूस थ्रू द सेल डिवीजन, यानी लाइफ जो है वो कंटिन्यू चलती है किसकी वजह से, सेल डिवीजन की वजह से। अब है
डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर? क्या सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते रहते हैं हमेशा ही? तो देखो, सेल जो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं वो एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो और डिवाइड करते हैं, स्टे इन द राइट प्लेस और अपनी सही प्लेस पे रहते हैं और कैरी आउट देयर फंक्शन और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इवेंचुअली डाई, फिर ये मर जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ग्रो किया, डिवाइड किया और अपना फंक्शन किया, फिर ये डाई हो जाते हैं। व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, जब इनकी कोई जरूरत नहीं होती है तो ये डाई हो जाते हैं। डेड सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल के द्वारा और कैरी आउट द सेम फंक्शन, वो नए सेल्स भी क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि दस इस तरह हर एक सेल जो होती है वो उसकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। अगर सेल जो है वो ना मरे, ना खत्म हो, तो व्हेन दे शुड और इफ दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम्स कैन अराइज इन द बॉडी। क्या होगा, इफ सेल्स डू नॉट डाई, अगर सेल मरे ही ना तो क्या होगा, और अगर ये जल्दी मर जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर आएंगी। तो देखो, मैनी एनिमल सेल में, बहुत सारी एनिमल सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन जो होती है वो यूजुअली स्टॉप हो जाती है जब ये कांटेक्ट में आते हैं, जब ये सेल जो है वो कांटेक्ट में आते हैं नेबरिंग सेल के साथ, तो ये प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन की वो रुक जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन को यहाँ पे समझो कि मान लो ये सेल थी, छोटी थी, अब ये ग्रो करके जो है वो इतनी बड़ी हो रही है, दूसरी सेल भी इसके पास में ही है, ये सेल थी, अब वो भी ग्रो करके इतनी बड़ी हो रही है, तो ये जो सेल है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ इतने ही एरिया में ऐसे ही रहेगी और ये ऐसे रहेगी, तो ये किसी के ऊपर नहीं जा रही, ये कंट्रोल्ड मैनर है। ये कैसा मैनर है, कंट्रोल्ड है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी जैसे कॉन्टेक्ट में आ गए हो तो अपनी जो ग्रोथ है उसे इनहिबिट कर दो, यानी रोक दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, हाउएवर जो कैंसरस सेल होती है उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। दिस कंट्रोल कीप एंड डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, यानी क्या लिखा है, कैंसर सेल जो होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का। प्लांट सेल जो ग्रो करते हैं अलग अलग, क्योंकि ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है और सेल जो होते हैं वो शो करते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन और फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। यानी प्लांट्स तो जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कभी कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है, इवन दो सेल जो होते हैं एक्सट्रीमली टाइनी, सेल तो बहुत छोटे होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं रिमार्केबल फंक्शन, दे प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, साथ में काम करते हैं जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके बॉडी की। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे बैक्टीरिया से लेकर जाइंट ट्री तक, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलकर बने हैं और हम भी एक प्रोडक्ट हैं उन्हीं छोटी टाइनी हार्ड वर्किंग सेल्स का, ठीक है। उसके बाद अब हम साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं और ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, बस इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो मिली एक साइंटिस्ट है, मीटा साइंटिस्ट। 1902 में एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे, यानी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, ऑस्ट्रिया में रहते थे और ये बॉटनिस्ट थे। इनका नाम हैवरलैंड है, ठीक। इन्होंने प्रपोज किया कि अगर कोई लिविंग प्लांट सेल जो है वो मैच्योर हो और उसको हम क्या करें, सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम दे दें और फेवरेबल कंडीशन दे दें, तो इससे प्लांट सेल जो है वो उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि ये पूरे नए नए सेल्स बना लेगी और अपने अंदर चेंजेस भी ले आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसी स्पेशल एबिलिटी जो होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, उन्हें हम कहते हैं टोटी पोटेंशी। हेवरलैंड का जो आइडिया था उससे फॉर्मेशन हुआ है नई ब्रांच का बायोलॉजी में, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, टेक्नोलॉजी, या इसे हम टोटी पोटेंशी भी कहते हैं, ठीक। इसका मतलब है कि अगर हम एक मैच्योर प्लांट सेल लें और उस प्लांट सेल को हम किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में और फेवरेबल कंडीशन में रखें तो वो सेल ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी और बड़ा सा एक प्लांट सूट टाइप का बना लेगी। शूट का मतलब है कि उसमें रूट भी आ जाएगी और शूट भी आ जाएगी, फिर उसे हम बाहर निकाल के मिट्टी में उसे क्या कर देंगे, ग्रो करा लेंगे, ठीक है। तो यही है प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। नेक्स्ट है अपना थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी का, वो है कि कैसे कैंसर सेल जो होती हैं वो ग्रो करती हैं और स्प्रेड करती हैं, कैसे फैलती हैं, ग्रो करती हैं। नॉर्मल सेल जो है वो ग्रो करती हैं, एज होती है उनकी, फिर वो डाई हो जाती हैं एक कंट्रोल्ड मैनर में। कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि ये सिस्टम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे एबनॉर्मल सेल जो होती हैं वो स्टार्ट करती हैं ग्रो करना, डिवाइड करना। ये जो रिजल्ट होता है इससे फॉर्मेशन होता है ट्यूमर्स का, यानी
लगातार सेल डिवीजन हो रही है, रुक ही नहीं रही है, ठीक? तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ट्यूमर का। और ट्यूमर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, या तो बेनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। बेनाइन का मतलब जो एक ही जगह पे रहे, और मैलिग्नेंट का मतलब जो हाथ में भी था अब वो गले में भी पहुंचेगा, अब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पहुंचेगा, ऐसा है मैलिग्नेंट। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उससे क्या होता है, इन्वेड होता है नियर वाइट टिश्यू एंड इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। यानी कैंसर ट्यूमर जो होते हैं वो टिश्यू में भी जाते हैं और स्प्रेड करते हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, जिससे कि नए ट्यूमर बना सकें। तो ये कौन सा फॉर्म टाइप है, मैलिग्नेंट टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड का, वो है हाउ डू सेल्स मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन अ बैलेंस। कैसे सेल जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, रोक लेते हैं जब एक बैलेंस बन जाता है, यानी बैलेंस बनाने के लिए ये कैसे अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। तो सेल आल्सो हैव नेचुरल वेज। सेल के पास बहुत सारे नेचुरल तरीके होते हैं जिससे कि अपना ये बैलेंस मेंटेन करके रख सकती हैं, ठीक। उसके बाद एक सिस्टम है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसे हम कहते हैं पीसीडी। पीसीडी एक जेनेटिकली रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है जिससे सिलेक्ट करके सेल को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। यानी सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल को उसको मार दिया जाता है, ठीक है, खत्म कर दिया जाता है। ये इसेंशियल होता है नॉर्मल डेवलपमेंट करवाने के लिए, हमारे बॉडी में ये चलता रहता है। सेलुलर क्वांटिटी जो होती है वो कंट्रोल रहे। पीसीडी क्यों हो रही है, जिससे कि हमारे सेल्स की क्वांटिटी कंट्रोल में रहे, ज्यादा बढ़े ना, और इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहे। उसके बाद जब एम्ब्रियो जो होता है, जो डेवलप कर रहा होता है, उसमें जो पीसीडी सिस्टम होता है वो हेल्प करता है कि फिंगर्स बनाने में, और फिंगर्स के बीच में जो सेल्स हैं उन्हें हटाने में, ठीक है, डिजिट्स के बीच में जो सेल्स होती हैं उन्हें हटाने में कौन हेल्प करता है, पीसीडी सिस्टम। विदाउट इट वुड वी हैव वेब डिफेक्ट, वरना अगर ये हमारे उंगलियों के बीच में अगर ये सेल्स ना हटाता तो ये हमारा हाथ कैसा लगता, वेब्ड हैंड की तरह लगता। कैसा लगता, कुछ इस टाइप से, जैसे कि मान लो ये पहले हम हाथ बना दें, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब ये तो नॉर्मल होता है क्योंकि पीसीडी की वजह से। अब पीसीडी अगर काम ही ना करे तो ऐसा हमारा वेब्ड नेक बनता है, जैसा कि ये फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में हाथ होता है, आप अभी 11th में पढ़ोगे तो उसमें ये ऐसा हाथ होता अगर ये पीसीडी काम नहीं करता। तो एक्सप्लोर डिफरेंट वेज बाय विच सेल मेंटेन देमसेल्फ, यानी बहुत और भी तरीके आप एक्सप्लोर करो जिससे सेल जो है वो अपने आप को मेंटेन करती है, अपना बैलेंस मेंटेन करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में अपना चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है।